This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपकी मार्केट बहुत अच्छी चली और 268 पॉइंट वाला प्लस पे बंद हुई है 63 पे, और KC 30 में भी 164 का इजाफा है। ऑल शेयर्स में भी 116। वॉल्यूम भी कल से बेहतर हो गया। आज कल बहुत कम थे, आज 160 मिलियन है। और एडवांसिंग कंपनी 191, डिक्लाइनिंग 119, अनचेंज 15, 325 कंपनीज में काम हो गया। TRG पाकिस्तान इज़ लीडिंग द पैक। आज उसका अपर लॉक लगा हुआ है और 14 बिलियन का काम हुआ इसमें। उसके बाद फौजी सीमेंट में 9.1 मिलियन का काम हुआ। DG सीमेंट में 8.95, पाक इलेक्ट्रॉन में 8.26, पाक इलेक्ट्रॉन में भी अपर लॉक लगा हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट में भी 6.9 का काम हो गया। गेनर्स में यूनिलीवर फूड 220, नेस्ले पाकिस्तान 61, मरी पेट्रोलियम 30, शीज़ान इंटरनेशनल 20, पाक सुजुकी 21, लूजर्स में पाक टोबैको 61, Philip Morris 17, Hino Park Motors 19, Island Textile 13, Firozan Laboratory 10। आज की मार्केट जनाब शुरू ही हुई एकदम पॉजिटिविटी से, और इसकी थोड़ी बहुत क्रेडिट हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि आज से हमने सुबह सुबह आप लोगों को बताना शुरू कर दिया। हमारे बाज़ाब्ते रेड पट्टी में ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर हम बड़े बड़े अल्फाज में तेल की कीमत भी बताते रहे कि आज तेल की कीमत इतनी बढ़ी हुई है। साथ साथ हमने बताया कि अमेरिका की क्लोजिंग कैसी हुई, जापान की क्लोजिंग कैसी हुई 4.1%, और इसी तरह चाइना की मार्केट भी 4.1%। तो वो पट्टी जो आई और उसके बाद बॉम्बे में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी, तो शायद उसका भी असर हुआ होगा कि लोगों ने कहा कि भाई अब वहाँ से ग्रीन का तूफ़ान आ रहा है तो यहाँ भी आएगा, और लोगों ने दिल खोल के ख़रीदा। और सुबह को ही एकदम से तेज़ी से मार्केट ऊपर गई और 31,700 वाला के करीब आ गई, और फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, और करते करते जो है ये हमने 263 250 पे तकरीबन थ्रू आउट रही। वो भी हम लिखते रहे कि जी अब 250 प्लस चल रही है मार्केट। तो बिज़नेस प्लस का तो ये मेन काम यही है, और हम हाईलाइट करते हैं इन चीज़ों को, और हम अपने रास्ते से सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं। हमारी एक कामयाबी अब ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया यूनिट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और वो तमाम इकनॉमिक न्यूज़ को हाईलाइट करता रहता है अपने वेबसाइट पे। और हमारा जो वेबसाइट है www.businessplusTV.pk, उस पर आप हमारे तमाम शोज़ हर वक्त देख सकते हैं, 24 घंटे देख सकते हैं। ये जो अभी मैं शो कर रहा हूँ ये लाइव आ रहा है उसमें, और जब ये शो ख़त्म हो जाएगा उसके थोड़ा सा गैप आएगा, उसके बाद आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन जो है इस टाइम फ्रेम में जब चाहे देख सकते हैं थ्रू आउट द डे, टिल जब मैं नेक्स्ट शो करूँगा तो फिर वो शो आ जाएगा, ये हट जाएगा। वीकेंड पे जो आखिरी जुमे का शो होता है वो चलता रहता है। तो ये चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। साथ साथ हम तमाम के तमाम शोज़ जो हैं अपलोड कर देते हैं नेक्स्ट डे ऑन यूट्यूब या वेब टेलीविज़न पे। तो अब हमारे शो देखने में कोई कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल यू नीड इज़ ए स्मॉल सुपर ये स्मार्टफोन, और उस पर आप आराम से देखें। तो इससे हमारी रीच बढ़ी है और हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ा है। नाज़रीन, आज की जो अच्छे दिन पे हमने खुशी के मौके पे कुछ मिठाई उठाई का इंतज़ाम किया, आइसक्रीम का इंतज़ाम किया, और हमने आज दावत दी एक बड़े एक्सपर्ट को जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, नईम रफ़ी साहब को। नईम रफ़ी साहब CEO हैं रफ़ी सिक्योरिटीज़ के, और इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं हमने बहुत कारआमद पाई है, बहुत स्टेबल तरीके से एनालिसिस करते हैं ये। और नईम साहब से पूछेंगे। नईम साहब, पहले तो वेलकम टू शो। थैंक यू। और आज के शो की मुबारकबाद। हम लोग तो बहाना ढूंढते हैं कुछ खुशी मनाने का, तो आज ऐसा लगा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थोड़ी सी बेहतरी है, और ये पार्टली बिकॉज ऑफ तेल है। मगर ये क्या क्या वजूहत तो आप बताएंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद का मुस्तहिक आपका चैनल है कि आज इन्फॉर्मेशन के ज़िमन में एक नई फीचर आपने स्टार्ट किया। पहले ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, BBC जाओ, CNN जाओ। जी हाँ, अब एक ही जगह पे तमाम इन्फॉर्मेशन फराहम कर दी। ये मार्केट वालों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके लिए जो बिज़नेस प्लस चैनल है मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मुस्तकिल कोशिश करते रहते हैं। जी आप लोग जारी रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और उसके साथ ये कि वाक़तन आज ये मार्केट में बड़ा पॉजिटिव था।
गुज़श्ता हफ्ते भी तकरीबन 3 दिन मार्केट पॉजिटिव माशाल्लाह हमारे तो तीसरा पॉजिटिव डे है। इस हफ्ते का तीसरा जी, पॉजिटिव है। कल भी पिछले हफ्ते 140 के भी आखिरी 3 दिन पॉजिटिव रहे। जी। तो ये छठा सातवां दिन तकरीबन बनता है जो मार्केट में स्ट्रेट तेज़ी चल रही है। और इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो इंटरनेशनल जो एक सेंटिमेंट्स है स्टॉक मार्केट्स के, और उससे पहले क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना और उसका एक सर्टन लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे ही $34 को क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ा स्पेल तेज़ी का वर्ल्ड वाइड तमाम इक्विटी मार्केटों के अंदर भी चला। उसके असरात हमारे यहाँ भी हुए। उसकी बड़ी ऑब्वियस ही रीज़न है कि पाकिस्तान की हद तक जो भी स्टॉक्स एनर्जी के हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, इनका इंडेक्स के अंदर वेटेज बहुत ज़्यादा है। OGDC, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मारी गैस, PSO वगैरह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो जैसे ही ये शेयर्स इंप्रूव होते हैं तो इंडेक्स के ऊपर हमें नज़र आता है कि बड़ा पॉजिटिव इनका क्या वेटेज होगा हमारे टोटल्स में? ये वेरी करता है मार्केट के प्राइसेस के मुताबिक ही है, लेकिन इतना मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इनसे अभी गिर गया तो उसके बाद क्या पोजीशन होगी? अब पहले ऐसे ही होता रहा ना कि आप तो बहुत ज़्यादा कीजिए कहते हैं कि दूसरी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ये एनर्जी के शेयर्स डाउन साइड आ रहे थे। यही OGDC 190-200 तक भी था, PPL 230-240 तक था। तो ये शेयर्स नीचे आए तो इसका इम्पैक्ट इंडेक्स के ऊपर आया। अच्छा, अब ये इम्प्रूवमेंट की तरफ सर जा रहे हैं। तो इसी वजह से जब कभी क्रूड ऑयल के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई तो यही स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो इंडेक्स बड़ी तेज़ी के साथ हमें फ्यूचर में रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। आज हमारे एक शो में न्यूज़ में एक्चुअली ज़फ़र मोती साहब ने 32,000 का नारा लगा दिया, तो उनकी बात तो सही लग रही है, ज़्यादा दूर तो नहीं रहा 32,000। 31,772 पे तो हम आ गए हैं। उन्होंने सही कहा है। और अगर अच्छा तेल की बारे में खबर यह आई कि कल एमिरेट्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो हालात हो गए इसमें मजबूरी है कि तमाम के तमाम लोग फ्रीज़ की तरफ कम से कम आएंगे, और उसका भी सुना काफ़ी इम्पैक्ट आया। जी हाँ, ये तो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ शायद इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रोल है ना ईरान की आपको मालूम है कि एक UNO की तरफ से सैंक्शंस थी, वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, तो जिस वजह से हमने प्रोडक्शन भी बंद की हुई थी। अगर जनवरी या करंट लेवल के ऊपर इसको फ्रीज़ करते हैं तो इसका तो शेयर ही कुछ नहीं होगा। नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही उनकी इस वजह से ईरान इसके लिए कतन तैयार नहीं है कि वो तो चाहता है कि उसको टाइम मिले ताकि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हेंस कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में अपना फेयर शेयर ले सके। जब वो सर्टन लेवल आ जाएगा तो उसके बाद बेशक प्रोपोर्शनली सबके साथ अगर पाबंदी लगती है इस प्रोडक्शन को फ्रीज़ करने के लिए तो ईरान भी तैयार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ईरान ने यही कहा कि आप लोगों तो 10-10 मिलियन प्रोडक्शन करने के बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम फ्रीज़ करने के लिए तैयार हैं, जबकि हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। 1 मिलियन भी नहीं है, 1 मिलियन भी नहीं है, तो ये तो हमारे लिए फेयर नहीं है। ऐसे ही ये बात है। तो उसकी बात भी सही है, लेकिन अगर जैसे कल फिर जो एमिरेट्स के मिनिस्टर ने कहा कि अगर ईरान को आप छोड़ भी दें और तमाम लोग कम से कम फ्रीज़ पे एग्री हो जाए, अगर शायद रिडक्शन कट की भी बात की उन्होंने या नहीं की, कट की तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, कट की कोई बात नहीं कर सिर्फ रहा है, प्रोडक्शन की को फ्रीज करने की बात हो रही है। तो मगर उनका यही आर्गूमेंट है कि जी जिस तरह से हालात हो गए मजबूर होंगे कि तमाम के तमाम मिल के करें। सब ये तो पता है क्या, हर एक प्रोड्यूसर जो अपना माल प्रोड्यूस करता है ख्वाहिशमंद होता है कि उसकी सेलिंग प्राइस इंप्रूव हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो कंफर्म करती हैं, मार्केट फोर्सेस होती हैं कि इसकी प्राइस लेवल क्या होगी। एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि तमाम जो ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना शेयर मार्केट में कम नहीं करना चाहते, वो प्रोडक्शन को मेंटेन रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड में कमी आई है, तेल की डिमांड में। जब तेल की डिमांड में कमी आती है तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये अमेरिका, यूरोप, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वेंट्री पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब उसको कंज्यूम होने के बाद जो सप्लाई कंटिन्यू मार्केट में आती जा रही है, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ जाके सेटल होगा जहाँ पे प्राइस बढ़नी शुरू हो। इसी तरह अच्छा, फरवरी का जो डेटा आया है एशिया का, उसमें ख़ास तौर से चाइना का, वो कहते हैं प्रोडक्शन साइड पे काफ़ी ख़राब आया, वर्स देन एक्सपेक्टेड। वो कंजम्पशन साइड है ना, प्रोडक्शन मेन के कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि कंजम्पशन ऑयल ऑफ ऑयल कम हो गई। इस वक्त भी बड़ा मुख्तात अंदाज़ा ये है कि दुनिया में 1.5 मिलियन बैरल पर डे सरप्लस सप्लाई मार्केट में जा रही है। ओहो, 1.5 बिलियन बैरल पर डे ऑयल की मिलियन बैरल पर डे सरप्लस जा रही है, और उसके मुकाबले में डिमांड बढ़ने की बजाय या इक्वल होने की बजाय कम हो रही है, क्योंकि तो एशियाई तो इंजन है ना। अगर फरवरी में उनका रिजल्ट इतना ख़राब आया, वेरी तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि प्राइस की इंक्रीज़ के रास्ते में रुकावट होंगी है।
और जिस तरह मैंने आपको मज़ीद एक तरफ इशारा किया कि गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान जो मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वेंट्रीज जमा हो चुकी है वो इसके अलावा है। हाँ, वो अराउंड 1 बिलियन बैरल के लगभग है। 1 बिलियन बैरल। और नॉर्मली कितना होने चाहिए? इससे बहुत कम होता है ना। अच्छा, बहुत कम होता है, क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती चली गई, जो स्ट्रेटेजिक होल्ड करने वाले या रिजर्व रखने वाले इसको होल्ड करते चले गए। इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें अमेरिका भी शामिल है और यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी शामिल है। सऊदी अरेबिया भी शामिल है। सऊदी अरब तो प्रोड्यूसर भी है, लेकिन मैं वहाँ जब था एज ए बैंकर तो हमारा जो बॉस था गंटन इस पर बहुत मजाक उड़ाता था। अमेरिकन से आए और उनको एक आइडिया फ्लोट किया कि रियाद के करीबी उन्होंने कोई बहुत बड़ी स्टोरेज बनाई थी। तो गंटन साहब हमारे जो जनरल मैनेजर थे क्रेडिट के, वो कहते थे यार ये अजीब, देखो कुछ भी बिक जाता है इस मुल्क में, वो एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में ही जमा कर रही है। ये क्या जोक है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी वहाँ की, फिनलैंड की थी या कहीं की थी, वो ये अपना प्रोजेक्ट बेच के चली गई और वो रियाद के करीब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो। क्या जी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ये दुनिया भर में हर मुल्क हाँ, वो हर मुल्क कि अगर मिसाल के तौर पर ईस्टर्न प्रोविंस हमसे अलग हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम कई साल तक ज़िंदा रह सकें। तेल भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, और ये इस तरह की चीज़ें चलती है दुनिया में। मैं जिस इन्वेंट्रीज की बात कर रहा हूँ ये दोनों तरह के हैं। अच्छा, एक तो वो है कंट्री वाइज जो कि रिजर्व रखते हैं स्ट्रेटेजिक, उसके अलावा बाज़ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी कमर्शियल कंपनीज कमर्शियल बेसिस के ऊपर रिजर्व क्रिएट करती हैं, इन्वेंट्री पाइलअप करती हैं। उनका ख्याल ये होता है कि जो ऑयल की मौजूदा प्राइस है ये 1 साल या 2 साल के बाद ये नहीं रहेगी। अच्छा, वो जमा करके रखते हैं कि जब फाइनेंशियल बढ़ेगी कॉस्ट, तो यस, उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट और उसकी स्टोरेज चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं, तब अंदाज़ा होता है कि प्राइस तब भी वाइबल रहेगी, तो तब भी लोग इसको स्टॉक करते हैं और इन्वेंट्रीज बिल्डअप करते हैं। अच्छा, ये आज एक और जो खबर आई इन्फ्लेशन के हवाले से कि फरवरी का इन्फ्लेशन जो है 4% है कंपेयर टू 3.3%। ऐसे ही। तो ये तो थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट रेट को स्ट्रेंथन करने के हो तो इससे बैंकिंग स्टॉक को फ़ायदा होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिना और ट्रेंड है वो तो इंटरेस्ट रेट कम होने का है, और इन्फ्लेशन दुनिया में तो डिफ्लेशन का है। जापान और 1-2 और कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो इन हालात में पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, बल्कि ये एज इट इज़ अनचेंज रहे। क्यों बढ़ गया हमारे यहाँ? दुनिया भर में तो कम हो रहा है हर चीज़ हमारे यहाँ। अभी देखिए माशाल्लाह 8 रुपए की कमी आ गई पेट्रोल पे भी पहली मार्च से। अब हम इसका इम्पैक्ट जो आएगा ना मार्च के फिगर्स के अंदर, तो ये फिर से वापस बेहतर नीचे आ जाएगा, अंदाजा कि इससे बेहतर होगा। लेकिन ये कहते हैं कि फरवरी में फूड आइटम की कीमतें बढ़ गई, विच इज़ अगेन अगेंस्ट द ट्रेंड। दुनिया भर में हर चीज़ की कीमत नीचे आ रही है। असल में खान साहब एक अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कार्टलाइजेशन का रवाज बहुत ज़्यादा है। गंदम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है जी, खासी ज़्यादा है। हाँ, सीमेंट की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। इसी तरह फर्टिलाइज़र की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। शुगर का भी यही हाल है। तो जिसके जो नतीजा ये है कि चीज़ें उस तरह हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है उस प्राइस के ऊपर जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और बहुत बड़े बिज़नेस और इंडस्ट्री का एक आपस में जॉइंट अंडरस्टैंडिंग है कि कार्टलाइजेशन के ज़रिए चीज़ों की प्राइसेस को मसनूई तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। इससे तो आपकी इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों की जो एक परचेजिंग पावर है वो हर्ट हो रही है। अब आप चीनी की देख लीजिए मिसाल, ये भी तो आ गया ना आपके कंज्यूमर इंडेक्स में। बिल्कुल है। ये बड़े आराम से 50 रुपये का बिक रहा था और कहते थे कि जी 1 मिलियन टन सरप्लस हो गया है। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि जी आप एक्सपोर्ट करो, तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। जैसे आपने कहा कि वहाँ बाहर तो कीमतें कम है, तो हमने 13 रुपये की उनको वो दे दी, सब्सिडी दे दी फॉर एक्सपोर्ट। तो जैसे ही एक्सपोर्ट शुरू हुआ आपने देखा कि तेल प्राइसेस 64 पे पहुँच गई। मैं आपसे गुजारिश की गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना कार्टलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रही है, आवाम को और आम आदमी को कंज्यूमर के बेनिफिट में पॉलिसी। ये जो 65 मिल के मालकान है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। पॉलिटिकल एवरीबडी हु इज हु इन पॉलिटिक्स। उनका लॉबी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आवाम को देखिए इन्होंने 2 तरह के डज लगा दिए। 13 रुपये का वैसे ले लिया बेनिफिट और साथ साथ जो है इसकी कीमत भी बढ़ा दी। दुनिया भर में 37 रुपये का चीनी वाफर मिल रहा है, 370। बिल्कुल ऐसे। और इसके गिरने की एक बहुत बड़ी वजह हुई कि ब्राज़ील की करेंसी बहुत गिर गई है नीचे। तो वो करेंसी अपनी करेंसी में शायद इसको वो कोट करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो डॉलर टर्म में 420 से घट के एकदम से वो 370 पे आ गया।
अब 37 रुपये की चीज़ को आप जो है यहाँ पे 64 रुपये में लोगों को दे रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर। मैं आपसे ये गुजारिश किया ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना कार्टेलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह वीट आप कहते हैं कि जो हम तो 33 रुपये में लेते हैं, जो बारदाना जी। वो भी सिर्फ VIP फार्मर से लिया जाता है, आम फार्मर से नहीं लिया जाता। आम फार्मर तो रोड पे लाके बेचता है, वही 20-25 रुपये में आढ़तियों को 33 रुपये में आप लेते हैं। और सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब का बयान था 2-4 दिन पहले कि जब हम 33 रुपये में ही मिल वालों को देते हैं, तो 33 रुपये की में अगर देते हैं तो 1 रुपये बिलिंग चार्ज होती है आमतौर से। अगर आप छोटी सी चक्की पे भी चले जाएँ 1 रुपये में आपको पीस देगा वो। तो ये 40 से लेकर 50 पे आटा क्यों बिक रहा है, कोई समझ में आने वाली बात। प्रॉफिट मार्जिन है बीच में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही उस आइटम पे जो कि एकदम जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, बेसिक नीड है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो हुकूमत इस पर कुछ भी नहीं कहेगी। आप 33 रुपये पे उनको दे रहे हैं, वो 50 की बेचें तो वो ठीक है। ये पॉलिसी गलत है, बिल्कुल गलत है, आवाम की वेलफेयर पे नहीं है। यानी कि जो फ्लोर मिल वाले कमा रहे हैं इसमें, और पता नहीं और कौन लोग कमा रहे हैं। ये होलसेल इतना ज़्यादा कमा रहा है, रिटेल तो इतना कमा नहीं सकता साहब। रिटेल पे तो आपस में दुकानों में बड़ी कंपटीशन होती है। हाँ, कंपटीशन होता है, बिल्कुल। तो ये कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा गैप समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने शुगर का जिक्र किया, गंदम का किया, सीमेंट के अंदर है, फर्टिलाइजर के अंदर है। सीमेंट कैसे हमसे महंगा हो गया, कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट 29% कम हो गया, लेकिन लोकल तो डिमांड है ना वहाँ पे, इनके तो लोकल डिमांड 7.2% बढ़ गया। ओवरऑल वी आर डूइंग वेरी वेल। ये परसेंटेज में तो आप ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन खान साहब जो टोटल क्वांटिटी है एक्सपोर्ट में बहुत कम है, लोकल के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। उसका 7% और उसका 20% में क्वांटिटी के एतबार से बहुत बड़ा प्रोडक्शन जो इनकी है 7.2 बढ़ी है। जी जी जी, डिस्पाइट द 29% डिक्लाइन। अगर आप थोड़ा ही छोटा सा होते थोड़ा वो लगता है 29 बहुत ज़्यादा जी, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ लोकल डिमांड है, लोकल डिमांड। लेकिन सीमेंट को तो कम होना चाहिए इस वक्त, इसलिए कि आप देखिए कि कोयले की कीमत जो कि $420 थी, वो आजकल $40 पे आ गई। इसी तरह और तमाम इनपुट कॉस्ट नीचे जा रही हैं। इस कोल की कीमत भी कम हुई, इसके साथ साथ और जो इसके अंदर चीज़ें जाती जी हाँ, हीट पैदा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब सस्ती हो गई। सब सीमेंट को सस्ता होना चाहिए था कि कम नहीं कर रहा है। कार्टलाइजेशन यहाँ पे भी है। रफ़ी साहब यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। रफ़ी साहब हमारे साथ हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और इनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज जो मार्केट चली है उस पर पूरी दुनिया की वजह है, और उसमें मेन फैक्टर जो है वो ऑयल की प्राइस है। इनका कहना है कि बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा वेट है हमारे शेयर्स, जो ऑयल के शेयर्स हैं उनका। OGDC जैसी कंपनीज़ हैं जिनका बहुत बड़ा वेटेज है एक पर्टिकुलर कंपनी का, और उनकी कीमतें बहुत नीचे आई हैं, उससे थोड़े से वेट उनका कम हुआ, लेकिन अभी भी बड़ा सब्सटैंशियल है। तो जब भी तेल की कीमत ऊपर जाती है तो ये मूवमेंट आ जाती है, पूरी दुनिया ही में आ जाती है। जो एमिरेट्स के मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कल कि जी अब इन्वेटिव ज़रूरी है कि हम मिल बैठे क्योंकि बड़ा बुरा हाल है। इस पर रफ़ी साहब का ख्याल है कि ईरान स्टिल रिमेन्स अ फैक्टर, और ईरान का हक बनता है कि वो अपने कम से कम 5-6 मिलियन बैरल तो प्रोड्यूस करे। अब तक तो वो सैंक्शन में था। ये जो बाकी बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं फ्रीज़ करने की, वो ऑलरेडी 10-10 मिलियन बैरल बेच रहे हैं, तो वो तो ठीक है अपने लेवल, उनका तो मेरे ख्याल कैपेसिटी लेवल भी वही है और प्रोडक्शन लेवल भी वही है, एक्सपोर्ट लेवल भी वही है। तो वो अगर फ्रीज़ करते तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईरान को तो पड़ता है। इसलिए ये और दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी भी जो है 1.5 मिलियन बैरल एक्सेसिव प्रोडक्शन है, और इस तरह से जितने स्टोरेजेस हैं भरते चले जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक भी और कमर्शियल स्टोरेजेस भी। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी तेल पे तो नज़र नहीं आती। हम आखिर में बात कर रहे थे कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा, उस पर हमने कई कमोडिटी का भी जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने आर्टिफिशियली बढ़ाई हुई हैं। मिसाल गंदम की जो आपने मिसाल दी कि 22 रुपये का गंदम बाहर है और हम यहाँ उसको 33 रुपये में पहले ख़रीदते हैं सपोर्ट प्राइस में, फिर उसी बेसिस पे पता नहीं कैसे 40-50 रुपये में आटा बिक रहा है। ये डिस्टॉर्शन है मार्केट में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा देखें कि ऑयल सेक्टर में तो पिछले
आपने कहा छठा आज का पॉजिटिव दिन था, काफ़ी रिकवरी आई है। मेरे ख्याल PPL 98 पे चला गया था, आज मेरे ख्याल अच्छे रेट्स पे आ गया, 118 पे आ गया। तो अभी भी इस रेट पे आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि ऑयल पे दाखिल हो? खान साहब आज के दिन खास तौर पे देखा जाए ना तो ऑयल के शेयर तो ज़्यादा नहीं बढ़े। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, OGTC, PPL तो ऑलमोस्ट कल वाली प्राइस के बराबर ही रहे। अच्छा, आज के दिन का जो मेन फीचर था ना वो था सीमेंट सेक्टर। अच्छा, कि सीमेंट सेक्टर्स में आज बड़ी डिमांड थी और इसमें प्राइसेस भी खासी बढ़ी हैं। तो एक तो उसकी रीज़न ये है कि जो गुज़श्ता दिसंबर के रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं क्वार्टर के, वो बड़े अच्छे रहे और उनके करंट जो डिस्पैचेस हैं वो भी ठीक जा रही हैं। सीमेंट के जो डिस्पैचेस के फिगर आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। अभी मेरे इल्म में नहीं आए, जो 29 फरवरी के आने हैं ना, हाँ, वो आज कल एक दिन में आ जाएंगे, मेरे इल्म में भी आए नहीं है। अच्छा, लेकिन इम्प्रेशन यही है कि अच्छा वो डिस्पैचेस भी ठीक जा रहे हैं। अच्छा, और सेकंड, कल जो नेपरा ने एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रिफंड का जो अनाउंस किया, जी जी, 4 पे 11 पैसे, ये के इलेक्ट्रिक के ऊपर तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन वापडा के कस्टमर्स हैं ना, तो ये एनर्जी को कंज्यूम करने वाले मेजर कस्टमर्स में से सीमेंट सेक्टर भी है। अच्छा, सीमेंट इलेक्ट्रिक भी यूज़ करता है और कोयल भी यूज़ करता है। देखो जी, कोयला तो वो अपनी फर्नेस को हीट अप करने के लिए करता है, वरना बिजली का इस्तेमाल तो हर जगह होता है मशीनरी को चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है ना, अच्छा खासा उसका बिल बनते हैं। अब जब इनको वंस अ टाइम एक रिफंड होगा 4 पे 11 पैसे, तो ये इनकी इनकम में ऐड करने का बायस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बहुत बड़ा फैक्टर है। जब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर कंपनी की, जो वापडा के जो कंज्यूमर्स हैं और कस्टमर्स हैं, उनको जो बिजली का एक रिफ़ंड होगा, क्योंकि ये वो डिमांड थी जो कि टेक्सटाइल वाले भी कर रहे थे जी, गवर्नमेंट से बिजली की प्राइस कट की जाए। तो पहले भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कट की थी, अब एक मेजर इफेक्ट मज़ीद आया है। और उसके साथ ये जो ऑयल की प्राइस कम की है, पेट्रोल की, इसके नतीजे में भी इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा। टेक्सटाइल से लेके तमाम इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री को जो जहाँ भी एनर्जी या पेट्रोल या ऑयल या फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, उन सब के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव है। तो जिसके नतीजे में आज मार्केट में एक पुल अप था बहुत अच्छा खासा मार्केट में, और ठीक रहा मामला। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए DG खान अपर लॉक 7.87 बढ़ा हुआ है, उसके बाद मैपल लीव एक्स डिविडेंड भी 3.76 बढ़ा हुआ है जी, और दीवान 7 45 पैसे बढ़ा हुआ है, 47 पैसे जी ऐसे ही है। और उसके बाद आप आ जाएं ये चिरात चिरात स्पॉट में भी 2.1 का इजाफा, यानी सब के सब सीमेंट सेक्टर खास तौर पे आज बढ़ा जी, मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। ऑयल सेक्टर ने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑयल का कोई पिछले चंद दिनों में परफॉर्म किया था, 2-3 दिन पहले ऑयल ने, आज नहीं किया। ऑयल एंड गैस इनफैक्ट थोड़ा सा गिरा हुआ है। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल थोड़ा सा घटा आज। अच्छा अच्छा, $34 के नीचे आ गया, जो पहले और ऊपर था। ये 34 $34.5 से ऊपर चला गया था। अभी जब निकला तो 33.666 इसका रेट था डॉलर पर बैरल। इस वक्त पता नहीं क्या है अभी के जो हमारे पास रेट है, बताता हूँ आपको। ये 34 के अंदर आ गया था। हाँ, 33.91। हाँ, ये मज़ीद बढ़ा जी, ये 1.27% डिक्लाइन था उस वक्त। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे प्राइसेस के ऊपर। अच्छा, आज हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, फौजी सीमेंट का जिक्र भूल गया था मैं। फौजी सीमेंट भी अपर लॉक पे है, 40 और 75 का हो गया। टॉप 5 मार्केट लीडर में से, वॉल्यूम लीडर में से भी है जी। इसके अलावा पवाक इलेक्ट्रॉन भी अपर लॉक पे रहा। अपर लॉक वो भी, हालांकि वो राइट लेके आया हुआ, 16 रुपये का उसका राइट भी बिक रहा है, उसमें भी 1 रुपये का इजाफा हो गया। जी हाँ, ऐसे ही अपर लॉक। आज मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे क्रॉस दी बोर्ड। बैंक में भी हम देख रहे हैं कि हबीब बैंक में भी अच्छा खासा इजाफा, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ हबीब में। नेशनल बैंक में भी इजाफा बहुत बड़ा है। नेशनल बैंक में 2.1 का इजाफा, अगेन अपर लॉक। हबीब बैंक में 1.49 का इजाफा, पॉजिटिव। तो और बैंकों में इजाफे की वजह, अच्छा, बैंक अल फलाह, एक सेकंड सा देखें, इसमें भी 17 पैसे का इजाफा है। बैंक अल फलाह का रिजल्ट आया 7.5 बिलियन, वही है ना। हाँ, 4.7 शायद अर्निंग आई इसकी। 4 नहीं, ज़्यादा है, 4 पे 17 या थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बैंक अल फलाह 4 पे 17 पैसे अर्निंग आई, 4 पे 70 पैसे और 10% डिविडेंड है कैश 10, और इसमें 33% इजाफा है ये प्रॉफिट में। हाँ, प्रॉफिट लास्ट ईयर 4 रुपये था, 4 रुपये 70 पैसे अर्निंग है। लेकिन टोटल प्रॉफिट जो रुपीज़ टर्म में है उसमें आया था, जो मुझे जहन में याद आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, वो 33% इंक्रीज था। लेकिन कल ये शेयर गिर गया था, लोगों को पसंद नहीं आया, पे आउट कम आई है, पे आउट कम आई, इसलिए शायद गिरा दिया। एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई थी। जो बैंकों के जो रिजल्ट हमने देखे, जो अभी सामने याद आ रहा है, रिसेंट हबीब बैंक 35 बिलियन,
अस्करी बैंक 5 बिलियन, बहुत मिज़ान बहुत बैंक 5 बिलियन, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा। और नेशनल बैंक सबसे ज़्यादा तो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ नेशनल बैंक से। नॉर्थ ये बैंक वही में बैंक है जो 5 बिलियन कमाता था कभी, और 5 बिलियन में तो अब छोटे छोटे बैंक आ गए। जहाँ तक मुझे याद है बैंक अल-फलाह 7.5 बिलियन, अप फ्रॉम 6.7 बिलियन, 33% अप। तो ये बैंकों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। और जबकि ये कहा जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि नीचे आ गए, इनके हालात सही नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा पैसा तो ये बॉन्ड में लगाते हैं। उस पर कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये शायद जो 2015 का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा वन ऑफ प्रॉफिट है ड्यू टू डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, जो इनके बॉन्ड की कीमत बढ़ गई है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया है। टी बिल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, हाई रेट पे की हुई है, तो उसका जो अप्रिसिएशन आया उसका शायद इम्पैक्ट 2015 में आ रहा है। नहीं ये बात तो तारिक साहब एक एनालिसिस के जरिए साबित हो चुकी है कि बैंकों के जो स्प्रेड हैं, बेसिकली बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी जो मैयर की जाती है ना, उसके स्प्रेड से की जाती है। वो स्प्रेड गुज़श्ता 5-6 साल के दौरान लोएस्ट लेवल के ऊपर आई है, 7.5 से 5.10 जी वो कम हो गए। अब बैंक्स की मैनेजमेंट का कमाल ये है कि अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन को मेंटेन, बल्कि उसको ग्रोथ की शक्ल में लाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ द पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, अब जो बॉन्ड्स, एक ज़माने में हम लोग 10 साल के बॉन्ड जो PIB होते थे 14% का भी हाँ, देखा अब है, तो बहुत और कम अब 10 साल का जो है वो शायद 8.2 का हो गया। बहुत कम है, बहुत कम है। तो इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर नहीं पड़ेगा इसमें लॉन्ग फ़र्क पड़ता गोइंग है। फॉरवर्ड? मैं इसमें बेसिकली इसका मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है। एक तो बैंकों का जो मेजर एक्सपेंस होता है स्प्रेड के दौरान, वो डिपॉजिटर्स और लैंडिंग के दरमियान जो स्प्रेड होता है, मेजर हिस्सा तो वो होता है। अगर वो लैंडिंग वाला रेट इनका कम होता है तो ये डिपॉजिटर्स को भी कमतर दे देते हैं। अच्छा, हाँ, अपना स्प्रेड को गैप मेंटेन उनका रखना, वही रहेगा। असल में स्प्रेड को मेंटेन हाँ, रखना अब ये जो होता है। डिपॉजिट रखने जा रहे हैं तो बहुत ही कम वो भी दिया बहुत जा कम है। ये तो गुज़श्ता साल गालिबन स्टेट बैंक ने मिनिमम 5%, 5.5% डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न कर दिया था। अदरवाइज इससे भी कम दे रहे थे बास बैंक, तो नेशनल बैंक MCB तो देते ही बड़ा मामूली सा थे। तो वो जब कम अज़ कम मिनिमम एक थ्रेश होल्ड तय किया स्टेट बैंक ने, उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई। बाकी दूसरे नंबर पे इनका जो अपना कैपिटल होता है, जब ये लैंडिंग करते हैं तो लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे तो इनकी अपनी इनकम के अंदर कमतर का फ़र्क आ जाता है। ये दो फैक्टर्स हैं, ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि मार्च का जो महीना है वो बैंकों के लिए बड़ा ख़तरनाक इस तरह से है कि ये जो लंबे लंबे बॉन्ड्स थे 3 साल, 10 साल, 5 साल के, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में उनकी मैच्योरिटी आ रही है मार्च में। मैच्योरिटी से मुराद यही है कि वो रिडीम होंगे और नए इशू हो जाएंगे, लेकिन रेट्स बड़े लोअर लेवल पे आ जाएंगे। तो ये तो एक लिहाज से देखा जाए तो बड़ा अच्छा क्वार्टर होगा कि जब वो मैच्योरिटी में जाएंगे तो उनको कैपिटल गेन हैंडसम होगा। हाँ। अलबत्ता जो नई इन्वेस्टमेंट होगी वो लो रेट के ऊपर। आगे के लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम आएगी। यही वजह है कि बैंकों के बारे में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद हमारे स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स प्राइसेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नहीं किया। अब देखिए कि ये जो नेशनल बैंक है, जिसका प्रॉफिट पहले होता था 5 और अब है 20, और उसका शेयर की वैल्यू ऐसी 50-60 रुपये थी, उतनी पे चल रही है। इस तरह इसको वैल्यूएशन ना करें, नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि बोनसेस के नतीजे में इनका कैपिटल बेस बढ़ जाती है। तो इसको मेजर करने का जो तरीका है ना, वो आप इसकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें, जो कि सही एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमारे सामने आएगी। शेयर की नंबर्स भी बढ़ गए ना, डेफिनेटली ना, बोनसेस आते चले गए। अगर आप 5 बिलियन को लेकर बात करेंगे फिर बात वो सही नहीं, उस दौरान नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, डेफिनेटली बढ़ गए। तो बेस बदल गया उनका। देखने की चीज़ ये होती है कि एक सर्टन पेड अप कैपिटल के ऊपर कंपनी की अर्निंग बॉटम लाइन EPS क्या आ रही है। तो इस वक्त नेशनल बैंक की 9 रुपये की अर्निंग आई है, जो कि बहुत अच्छी आई है। हाँ, पहले बहुत कम होती थी, बहुत अच्छी आई। अच्छा, मेरी जो एक ऐसी रूल ऑफ थंब मैं इस्तेमाल करता हूँ, मल्टीपल ऑफ 10, उसके हिसाब से अगर 10 का मल्टीपल बात करें तो इसको 90 रुपये का होना चाहिए। है ये 60 रुपये का? नहीं, ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, चले। अच्छा, चले, अभी हमने ये ऑयल की भी बात कर ली और बैंक की भी बात कर ली। ये दो सेक्टर जो है काफ़ी पिछले दिनों ऊपर नीचे होते रहे। सीमेंट सेक्टर भी बात इसके अलावा सीमेंट तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। बहुत तो अच्छा, बैंकिंग पे आप रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेज? नहीं, मेरा ख्याल है कि सीमेंट और ऑयल थोड़ा सा नीचे आज, अभी तो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो सीमेंट सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा 2 सेक्टर और भी अगर आपकी मुनासिब समझे तो तवज्जो दिलाऊँ, उनमें से एक सेक्टर ऑटो का सेक्टर है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल के शेयर्स हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सपेंशन जा रही हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए। और ऑयल के शेयर, ये 4 सेक्टर मेरे ख्याल में बनते हैं, सीमेंट के, ऑटो के, आप फार्मास्यूटिकल बैंक को अवॉइड कर रहे हैं? जी, बैंक नहीं कर रहे आप रिकमेंड।
अच्छा, और ये जो फार्मा है, फार्मा में एक अभी जो कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि बहुत सारे दवाइयों की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ा दी गई 60-60%, और उस पर बड़ा बैकलैश आ रहा है। तो अभी तक फार्मा पॉलिसी तो आई नहीं, ये कैसे इन्होंने बढ़ा दिया और कैसे ये आर्बिट्रेरली बढ़ा सकते हैं? इसमें मेरे पास जो मालूमात ये है कि मिनिस्ट्री से इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कंपनीज सर्टन अपने ब्रांड्स और सर्टन मेडिसिन के लिए प्राइस इंक्रीज़ की परमिशन ले लेते हैं और स्टार्ट हो जाता है। जैसे हेपेटाइटिस की दवाई किसी की आई हो, है, मैं हाँ। स्पेसिफिक नाम तो आपको वो नहीं बहुत बता बहुत सकूंगा। महंगी स्पेसिफिक, लेकिन वो वही चीज़ अगर medicine के इंपोर्ट होती तो बहुत ज़्यादा महंगी होती, और यहाँ जो उन्होंने जो रेट मिनिस्ट्री ने दिया है वो कम है, और थोड़ा सा लेकिन पहले की रात से बहुत ज़्यादा है। जो है ना मेडिसिन की जो एक बिज़नेस है, इसके अंदर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट भी है कि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्रग रेगुलेटरी एक अथॉरिटी होती थी जो कि प्राइस को कंट्रोल करती थी। 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर चली गई प्रोविंस के पास, और प्रोविंसेस ने अभी तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई प्रॉपर वे में तैयार ही नहीं किया जो इसको रेगुलेट करे और प्राइस डिटरमिन करे। तो शुरू के साल 2 साल तक तो पता नहीं चलता था कि इस्लामाबाद जाएँ या कराची जाएँ या लाहौर जाएँ या कोयटा जाएँ या पेशावर जाएँ। तो मनमानी भी की कंपनियों ने, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऊपर मौजूद कोई नहीं थी, और जिन किसी ने कुछ ज़रा स्मार्टली प्ले किया वो इस्लामाबाद से जाकर परमिशन लेकर आ गए और अंधाधुंध अपनी प्राइसेस भी बढ़ा दी। तो ये थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि फार्मास्यूटिकल में हुआ। और फिर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना खान साहब, कि फार्मास्यूटिकल के अंदर प्राइस इंक्रीज भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है ना, क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है आपके ख्याल? बढ़ रहा है क्योंकि इसमें मेरी जो स्टडी और मालूमात है, आपसे कुछ अर्सा पहले फार्मास्यूटिकल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज टोटल मार्केट शेयर इनका 70% होता था, और 30% मार्केट शेयर सेल का ये नेशनल और लोकल कंपनीज का होता था। अब ये प्राइस इंक्रीज़ ना मिलने के नतीजे में मल्टीनेशनल कंपनीज का शेयर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता चला गया। अब इस वक्त मेरे पास जो लेटेस्ट फिगर मेरी मालूमात के मुताबिक कि मल्टीनेशनल कंपनीज की शेयर सिर्फ 30% रह गए। अच्छा, और 70% लोकल और नेशनल कंपनीज का शेयर। अच्छा, मल्टीनेशनल बहुत सारी चली भी तो गई, ये वजह है ना। तो उनके ख्याल के मुताबिक जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बढ़ रही है, उस लिहाज से गवर्नमेंट बढ़ाने नहीं दे रही, वो इरेशनल किस्म का एटीट्यूड अडॉप्ट किया गया। नतीजतन उन्होंने अपना वाइंड अप कर दिया या बिजनेस कम कर दिया या जो था उसी पे इक्तफा किया। उसमें अपॉर्चुनिटी मिली लोकल नेशनल कंपनीज के लिए, तो उनकी कॉस्ट भी कंट्रोल होती है और किसी हद तक आप कह सकते हैं और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं प्राइस को कम करने के। अब उन्होंने अपने वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू किया। वो वॉल्यूम, मैदान तो खाली था, उनके मुकाबले मल्टीनेशनल कंपनी थे वो तो पीछे हट गई। तो उसके नतीजे में आप देखें कि हमारे यहाँ लोकल कंपनीज की जो सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन, दूसरी चीज़ें जो बढ़ी है ना, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है इन कंपनीज में, ही इज वेल ऑफ। फिरोज सन्स को देख हाँ, लेना, कहाँ से कहाँ गया जरा। वो 40-50 में रेट होता था, वो 1100-1200 जाके आज भी 800 या 20-25। जब वो रिडक्शन की बात हुई तो नीचे आ गया थोड़ा। हाँ ठीक है ना, अभी कहाँ 40 कहाँ 800। हाई नून का अच्छा, इसी तरह अगर आप ऑटो की भी आपने रिकमेंड किया है, ऑटो में भी हम देखते हैं कि ये जो ख़ासतौर से सुजुकी है, होंडा है और ये टोयोटा है, इनके तो शेयर्स बहुत बढ़े, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन ये गंधारा निसान में बढ़ा और फिर घट गया, कोई ख़ास वजह है? देखें खान साहब, इसके पीछे भी 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ब्रांड, कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी मार्केट में डिमांड क्या है। अब करोला के पास जो ब्रांड है सबको मालूम है, होंडा के पास ब्रांड है, नया मॉडल जो आया, सुजुकी के पास जो मॉडल है, जो चीज़ें उस पर प्रोडक्ट्स हैं वो मालूम है। अब इसके पीछे 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये शेयर्स इन कंपनी ने परफॉर्म किया। एक तो इंटरेस्ट रेट कम होने के नतीजे में जो फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑटो कम हो गई, बड़ी कम हो गई। हाँ, अच्छा, वो लोगों ने ऑटो फाइनेंस लेना शुरू कर मुझे दिया। मौका देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तरीके के साथ कि इसके नतीजे में उनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो गई। दूसरा फैक्टर, जो पेट्रोल की प्राइस कम होने के नतीजे में अफोर्डेबिलिटी मोटर कार को रखने की कमतर हो गई, इससे डिमांड बढ़ी। और तीसरा जो टेक्निकल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि पिछले कुछ अरसे से येन वीक था। येन वीक होने के नतीजे में इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या परचेजिंग प्राइस कम हो जाती है, इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते थे। ये मैं आपसे चंद दिन पहले तक की बात बता रहा हूँ। अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ हुई है। यस, अब थोड़ा सा चेंज आई है चंद दिन में, इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। रफ़ी साहब, एक और बात कहते हैं कि स्टील की कीमत भी तकरीबन 30% कम हुई है। अच्छा, उसके मुकाबले में कीमतें कम तो थोड़ी, बल्कि अभी भी वेटिंग लाइन चल रही है 2-2 महीने की। बस 20,000 रुपया या 15,000 रुपये सुनने में आया था, ऊपर चल रहा है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इस सिलसिले में आजकल सोशल मीडिया में बहुत एक बात चल रही है, किसी हद तक सही भी है,
कि इंडिया में एक गाड़ी बनती है नोनो या नानो, कुछ ऐसा नाम है उसका, नानो है शायद। नानो नाम है उसका, टाटा वाले बनाते हैं, उसकी लोगों ने तस्वीर लगाई हुई है। वो इंडियन रुपीज़ में 1 लाख की बिकती है वहाँ। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि यार सबसे ठगी हुई जो बहरान की गाड़ी है, ये टोयोटा है सुजुकी की, वो भी 8 लाख की है। इट्स नॉट फेयर। ठीक है, अगर वहाँ पे 1 की है, यहाँ 1.5 की पड़ेगी, ड्यूटी जो भी लगा ले, तो ये वो भी 660 सीसी है। अफोर्डेबल गाड़ी की अगर बात की जाए तो ये आम लोगों का डिमांड कि भाई इसको आने दो नानो को, तो ये भी तो सही है ना। लेकिन इन द मीन टाइम जो अभी इन्होंने 4-5 कंपनी ने जो रोका हुआ है, तो दे आर मिंटिंग मनी एट द मोमेंट। इसमें कुछ शक की बात ये है जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की सीमेंट की, हमने बात की गंदम की, हमने बात की फर्टिलाइज़र की, हमने बात की सब पीट रहे हैं पैसे, सब तमाम का तमाम, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो पैसा बना रहा है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम के ऊपर। और इसमें जो पिसता है, वो जो यूज़र होता है, कस्टमर, वो पिसता जा रहा है जी। ये 1 लाख में गाड़ी समझ में नहीं आती मुझे, तो कैसे बना के बेच रहा है? आई डोंट नो। देखने में बेहतरीन गाड़ी है, एक 4 आदमी को घुमाती है वो, और देखने में बड़ा खूबसूरत है, उसमें तस्वीर लगा दी लोगों ने। आम आदमी का डिमांड है वैसे भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में नानो को आने दो। हाँ साहब, हमारे यहाँ वैसे भी मशहूर है ना, पाकिस्तान में मुसलमानों के प्रॉफिट मार्जिन वैसे ज़्यादा होते हैं हर कारोबार में मार्जिन कम होते हैं, शायद वो कम मार्जिन पे गुजारा कर रहा है थोड़ी सी। हम लोग क्या है कि अब देखिए उसी से मिलती जुलती गाड़ी है, ये जो हमारी बहरान है 800 सीसी है, वो शायद 650 सीसी है, तो ये 7 लाख की, अब वो 1.5 लाख की पड़ेगी अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए। ड्यूटी शूटी अगर आप हटा दें तो लोगों के, तो वाकई आप कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का प्रॉफिट मार्जिन आटा हो, चीनी हो, क्या कहते हैं वो, कॉटन हो, फर्टिलाइज़र हो, गाड़ी हो, दवाई हो, हर चीज़ में आम आदमी को लोग नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारा जो माइंड सेट है ना पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, ये प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस करना चाहता है। इसकी मिसाल अगर आपको देखनी हो ना, दुबई कंपैरेटिवली ओपन मार्केट है, वहाँ पे इंडियन भी जाता है, ईरानी भी जाता है, पाकिस्तानी भी जाता है, बांग्लादेशी भी जाता है। तो इंडियन की दुकान पे और पाकिस्तानी की दुकान के अंदर जो फ़र्क है ना, अगर आपको मुशाहिदा किया हो ना, तो आपको नज़र आ जाता है। तो इंडियन की दुकान में किस तरह सेल्स होती है और कितने मार्जिन पे वो काम करता है, और उसके मुकाबले पाकिस्तान की दुकान के ऊपर सेल किस तरह आती है, वो कितने ज़्यादा मार्जिन पे वो कितना काम करता है। ये माइंड सेट का मसला है। जी जी, हम लोगों को हेफ्टी मार्जिन चाहिए, नहीं तो कारोबार नहीं करना, बंद ही कर देंगे। इशू क्या कर, माइंड सेट है ये। कुछ कराची में लोग हैं जो कि इससे हटके भी काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है फुली सपोर्ट करती है कि जी हम लोकल इंडस्ट्री को, लेकिन असल में और फैक्टर्स आ जाते हैं इसके पीछे, सबको पता है। जैसे चीनी का बहुत क्लियर एग्जांपल है, 65 बड़े लोग हैं, उनको तो हर हाल में। सर एक छोटी सी आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट क्लास है, इनका लाइफस्टाइल पॉलिटिकल लोगों का, और इंडिया की जो पॉलिटिकल एलीट क्लास है उनका लाइफस्टाइल आसमान ज़मीन का। बस आपको बता दें, इसी से ये ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक चीज़ें जाती है। यही बिजनेसमैन भी हैं, वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। ये माइंड सेट की बात है। बहुत आखिरी दफ़ा जो इंडिया गया था तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई और उनको देखा कि बड़ी मामूली फ्लैट में रह रहे हैं, मामूली सी गाड़ी चला रहे हैं, सादा। तो मैंने कहा यार ये क्या है, आपको फ़ायदा क्या इतना पैसा होने का, हमको पता है कि आप इतने पैसे वाले हो। कहते हैं यार हमें शर्म आती है ज़्यादा शो दिखाने में, क्योंकि गुर्बत मुल्क में बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट भी उनका अच्छा था। मुख्तलिफ लोगों के एंगल्स हैं, मैं इस पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। मैं तो जो ऑब्वियसली चीज़ आपको नज़र आ रही है सर, उधर निशानदेही की है मैंने, कि हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है वो किस तरह ज़िंदगी बसर करती है और वो किस तरह करती है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इजलास होते हैं कैसे होते हैं, हमारे कैसे होते हैं। वो बिल्कुल ही मामूली कपड़े पहन के और उस पर आते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। दे डोंट फील एनीथिंग बैड अबाउट दैट। हमारे यहाँ बड़ा शहाना किस्म का बहुत बहुत मुफीद बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और बहुत इश्यूज़ हमने उठा दिए। अब लोगों को गुस्सा तो आएगा कि बकौल हफ़ीज़ साहब के यहाँ सीमेंट से लेके हर चीज़ पे जो है ना दबा के प्रॉफिट कमाया जा रहा है। गुड फॉर द शेयर होल्डर्स, आप लोगों को मुबारक हो जिनके पास सीमेंट का शेयर है, जिनके पास शुगर का शेयर है, जिनके पास फार्मा का शेयर है, जिनके पास गाड़ी का शेयर है। आप लोगों को तो मुबारक, आम आदमी को छोड़ दें। ये मुल्क आम आदमी के लिए नहीं है, एलिटिस्ट मुल्क है। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी माशाल्लाह अभी एलीट हो गए, क्योंकि 40-50 के जो नून का शेयर था वो पता नहीं 800 पे पहुंच गया, और ये टोयोटा का जो शेयर 150 रुपये का था वो 1000-1200 का हो गया, और इसी तरह होंडा का, हर का। तो यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, यू शुड बी हैप्पी टू बी इन दिस मार्केट। आम आदमी की बात बाद में देखी जाएगी।
इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।